तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सुपरनैचुरल फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है हेल हाउस LLC ओरिजिन्स द कारमाइकल मैनर, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ हेल हाउस पार्ट 4। और अगर आपने इससे पहले मेरे 3 मूवीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको बिल्कुल 1% मूवी समझ में नहीं आएगी, तो आपको वो तीनों पार्ट्स देखने ही पड़ेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये मूवी सीक्वल और प्रीक्वल दोनों की तरह ही सर्व करने वाली है। यानी कि आपको एबरडॉन होटल के ओरिजिन्स पता चलेंगे, एंड्रू टली के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ एक नई कहानी पता चलेगी जो कि 2020 और 2021 के टाइम की होगी। यानी कि आखिरी मूवी के 3 से 4 साल बाद की इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मूवी की रेटिंग फिलहाल 6.4 आउट ऑफ 10 है और इसको शडर के ऊपर एक्सक्लूसिवली रिलीज किया गया है। मूवी बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, काफी हॉरर है, आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहने को तो ये मूवी हेल हाउस या फिर एबरडॉन होटल का ओरिजिन एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन ये जो फिल्म है वो प्रीक्वल और सीक्वल दोनों की ही तरह सर्व करती है। यानी कि हमें यहाँ पर ओरिजिन्स तो देखने के लिए मिलेंगे ही कि ये सब शुरू कैसे हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो आखिरी मूवी के अंदर हमने देखा था यानी कि लेक ऑफ फायर के अंदर उसके बाद क्या हुआ था वो भी हमको पता चलेगा। इनफैक्ट हम ये भी जान पाएंगे कि हेल हाउस के आसपास के इलाकों पर इसका क्या असर पड़ा था और उसके अंदर जो चीजें हुई थी तो उसका आफ्टर मैथ क्या हुआ था वो भी हमको पता चल जाएगा। तो मूवी शुरू होती है 2 लोगों के इंटरव्यू से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मूवी फाउंड फुटेज के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री का एक ब्लेंड भी है। तो जैसा कि हर हेल हाउस मूवी के अंदर कोई ना कोई नैरेटर होता है, तो यहाँ पर हमें जो इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर नैरेटर हैं उनका नाम ब्रैडले मोयनेहन है, जो कि को फाउंडर हैं इंटरनेट स्लूथ्स नाम की एक वेबसाइट के, जहाँ पर कोल्ड केसेस, मिस्टीरियस थिंग्स और हॉन्टेड प्लेसेस की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एक तरह से इंटरनेट के जासूस हैं। दूसरी तरफ है एलिसिया कैवलेनी, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है, साथ ही साथ उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है बेरिड सीक्रेट्स। और ये दोनों ही हमको कहानी सुनाने वाले हैं मार्गो की, जो कि ब्रैडले के साथ ही इंटरनेट स्लूथ्स की को ओनर है, और वो कारमाइकल मैनर के कोल्ड केस की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। और अब यहाँ पर नाम आया है कारमाइकल मैनर का और टाइटल में भी यही है। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं थोड़ा सा कारमाइकल मैनर के बारे में, और अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत बातें ही बताऊंगा क्योंकि असली पत्ते तो अंत में ही खुलेंगे। और अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि कारमाइकल मैनर क्या है। तो ये हेल हाउस यानी कि एबरडॉन होटल के आसपास की ही कोई लोकेशन है, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये ईविल आसपास भी फैल चुका था, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। साथ ही साथ हम होटल एबरडॉन यानी कि हेल हाउस की हिस्ट्री को भी जान पाएंगे कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था और शुरुआत कैसे की गई थी। अब कारमाइकल मैनर जो है वो रॉकलैंड काउंटी के वुड्स के बीचों बीच एक रिमोट लोकेशन पर है, जहाँ पर ये एबरडॉन होटल भी था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो जलकर राख हो गया था आखिरी फिल्म में। और यहाँ पर जाने के लिए शहर से मीलों दूर जाना होता था। काफी ज्यादा डर्ट भरा रास्ता है और अब वो मैनर काफी ज्यादा अबैंडन्ड है, जहाँ पर एक समय कारमाइकल फैमिली रहा करती थी, जो कि बहुत ही अमीर थी, बहुत ही खुशहाल थी, जहाँ पर हस्बैंड आर्थर था और वाइफ का नाम एलेनोर था। उनके 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी मार्गरेट, बेटा पैट्रिक और सबसे छोटी बेटी कैथरीन। खैर अब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है और ये समय 1989 के आसपास का था। और अगर आप सभी ने मेरी एक्सप्लेन करी हुई 3 साल पहले हेल हाउस वाली एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो आप जानते होंगे कि एबरडॉन होटल के अंदर अक्टूबर के महीने में ही खराब चीजें होती थी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो अक्टूबर की एक सुबह एलेनोर और कैथरीन अपने बेड पर ही बहुत ही बुरी तरह से मरी हुई पाई जाती हैं, और आर्थर और पैट्रिक दोनों ही गायब थे। लेकिन पूरा शक आर्थर पर ही गया था, क्योंकि घर से बाहर सिर्फ एक ही फुटप्रिंट्स थे, तो सबका अंदाजा यही था कि आर्थर अकेले सबको मारकर घर से भाग गया होगा। और आज 2021 में 200 साल बाद भी वो किसी को कभी नहीं मिला। अब यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि शक उस पर ही क्यों गया था और पैट्रिक भी तो नहीं मिला। तो असल में इस हॉरिफिक हादसे के कुछ वक्त पहले ही पैट्रिक कारमाइकल अपनी बहन मार्गरेट को सिटी से वापस घर ला रहा था। तभी उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर मार्गरेट की जान चली जाती है और पैट्रिक बच जाता है, लेकिन उसका एक हाथ हमेशा के लिए डैमेज हो गया था। तो वो शक से बाहर था, क्योंकि ऐसी हालत में वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और वैसे भी वहाँ पर बाहर खाली एक ही फुटप्रिंट्स थे जो कि घर से बाहर आए थे, तो सबका शक आर्थर पर ही जाता है कि वही बाहर गया
गया होगा। और सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर यह है कि आखिर पैट्रिक गया कहाँ, उसके साथ हुआ क्या, और उस रात आखिर कारमाइकल फैमिली के साथ में क्या हुआ था। यही सॉल्व करने के लिए मार्गो अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका के साथ कारमाइकल मैनर जाती है, जहाँ पर हॉन्टिंग्स की चर्चा हमेशा से गर्मा गर्मी में थी। अब कई न्यूज रिपोर्टर्स वहाँ जाते थे जिन्हें अननोन आवाजें सुनाई देती, हलचल भी महसूस होती, और कई सारे हॉन्टिंग एंथुसियास्ट वहाँ जाते थे, लेकिन किसी को वहाँ पर रहने की परमिशन कभी मिलती ही नहीं थी। लेकिन मार्गो को फाइनली वहाँ पर 5 दिन रुकने की परमिशन मिल जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही वहाँ पर जाती है सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसे उसका भाई चेस भी ज्वाइन करता है, जिसे थोड़ी बहुत मेंटल इलनेस थी। खैर अब मार्गो वहाँ पर गई तो थी, लेकिन उसकी और बाकी लोगों की बॉडीज भी वहीं से मिली थी जो कि 4th डे ही मारी गई थी। और उनका आखिरी कॉल नवंबर 11 को 911 पर रात के 2 बजे के आसपास का हुआ था, जिसके अंदर रेबेका डरी सहमी हेल्प मांग रही थी और मार्गो को किसी के पास जाने से रोक रही थी। और आप जानते हो कि हेल हाउस मूवीज का ये टिपिकल सिग्नेचर मूव है, जहाँ पर वो यही बताते हैं कि ऐसा हुआ था और उसके बाद में कहानी बताई जाती है जो कि प्रेजेंट नैरेटर बता रहा होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ब्रैडले बताएगा। तो ये कहानी है इन तीनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, साथ ही साथ कारमाइकल फैमिली के साथ क्या हुआ था, वो भी सारी चीजें हमको पता चलेंगी। वो सारी टेप्स और रिकॉर्डिंग्स भी रिवील होंगी जिन्हें ब्रैडले ही डेवलप करेगा। और अगर मैं आपको अब साफ शब्दों में बताऊं तो हमें उस घर की हॉन्टिंग यानी कि उस मैनर की हॉन्टिंग और साथ ही साथ एबेडॉन होटल से कनेक्शन कैसे होता है, ये कहानी हम देख पाएंगे। तो मार्गो और रेबेका कारमाइकल मैनर के लिए निकल जाती हैं, जहां पर हम मार्गो के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि ऐसे कोल्ड केसेस सॉल्व करना उसका पैशन है। लेकिन रेबेका एक सिंपल और प्रैक्टिकल लड़की है जिसने फिलहाल एक नई जॉब शुरू करी है जिस पर उसका पूरा फोकस था, और वो मार्गो को हर चीज में सपोर्ट करती है, उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए यहाँ पर आ गई थी। अब वो दोनों ही रास्ते में कुछ खाने के लिए रुकती हैं, जहाँ पर उन्हें एक कैफे वर्कर मिलता है जिससे वो लोग थोड़ी बहुत बात करती हैं, और वो बताता है कि कारमाइकल मैनर एक हॉन्टिंग साइट है जिसके आसपास तो बहुत से लोग जाते रहते हैं, लेकिन कभी कोई अंदर नहीं गया क्योंकि परमिशन कभी मिली ही नहीं। साथ ही साथ ये खतरे से भरा हुआ है और बहुत ही जोखिम भरा है। और यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो एक रिमाइंडर ये है कि मार्गो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती जा रही थी और इसलिए ही हम ये सारी कहानी देख पा रहे हैं। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ फाउंड फुटेज हॉरर भी है। खैर वो दोनों कारमाइकल मैनर पहुंच जाती हैं जो कि जंगलों के बीच में अकेला एक मैनर था, और यहाँ उसे डोनाल्ड मिलता है जो कि इस मैनर का ख्याल रखता है, और वो उन्हें हाउस के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताता है कि ये मैनर अभी भी कारमाइकल फैमिली के नाम पर ही है, जो कि एलेनोर की बहन को मिल गया था जो कि अब 83 साल की है, यानी कि 83 इयर्स की, और इसलिए ही डोनाल्ड की कंपनी उसके बिहाफ पर इस मैनर की देखरेख करता है। इसलिए यहाँ पर रहने की परमिशन मार्गो को मिल गई है, और अक्टूबर 89 के बाद यहाँ पर कोई कभी रहा ही नहीं। तो एक तरह से ये मर्डर वाली रात मैनर जैसा था वैसा ही आज भी है, और अथॉरिटीज इसको हटाने के फिराक में है क्योंकि उनके ऊपर लायबिलिटी आ गई थी, क्योंकि इसकी वजह से आसपास के एरिया का रेट भी काफी कम हो चुका था। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि इस तरह से लोकेशन को हटाने से वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं होती। खैर वो उन दोनों को हाउस टूर करवाता है जहाँ पर वो कैथरीन का रूम दिखाता है जो कि मरने के वक्त मात्र 17 साल की थी, और वो असल में एक फिल्म मेकर बनना चाहती थी जो कि उसका एक पैशन था। तो वो अपने कैमरा से यहाँ वहाँ रिकॉर्डिंग करती हुई घूमती रहती, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी जिसको बहुत ज्यादा ही बेरहमी से मारा गया। खैर अब वो एलेनोर और आर्थर का मास्टर बेडरूम दिखाता है, फिर वो पैट्रिक का रूम भी दिखाता है और उसके बारे में बताता है कि उस बेचारी की बॉडी कभी मिली ही नहीं थी और वो अपना एक हाथ एक्सीडेंट में डैमेज कर चुका था, जहां पर उसने अपनी बहन मार्गरेट को भी खोया था, और तब से ही वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। अब वो उन लोगों को आगे मैनर दिखाता है और वो लोग रूम में लगे हुए कॉल बटन को देखती हैं, जिसके बारे में वो ये बताते हैं कि ये बटन उस टाइम पर यूज होते थे किचन में कॉल या फिर बस करने के लिए। खैर अब आगे जाते हुए मार्गो एक रूम को नोटिस करती है जिसके बारे में वो बताता है कि ये एक स्टोरेज रूम है जो कि तब से ही बंद है और उसके पास भी इसकी चाबियां नहीं है। फिर वो उनको बताता है कि उनके ऑफिसर्स थोड़ी ही दूरी पर हैं, तो कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी हो तो वो लोग उन्हें कॉल करके बुला सकती हैं, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उन्हें एबेडॉन होटल के बारे में बताता है जो कि अब तो जलकर राख हो चुका है जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था, लेकिन उसकी चीजें उस ग्राउंड के पास ही एक एंटीक स्टोर में उन्हें मिल जाएंगी, तो अगर वो चाहें तो वहां पर भी जा सकती हैं। और एबेडॉन होटल में क्या हुआ था, वो क्या था, ये हम आखिरी की 3 मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि सालों पहले ही जल चुका था।
खैर अब वहाँ पर उसका जला हुआ मलबा और खाली फील्ड बचा हुआ है। वो लोग अब यहाँ वहाँ घूमती हैं, थोड़ा बहुत घर देखती हैं और सडनली मार्गो को वो स्टोरेज रूम खुला हुआ मिलता है जहाँ पर 2 मैनेक्विन्स रखे हुए थे जिन्होंने क्लाउन वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। लेकिन ये रूम सडनली ओपन कैसे हो गया, क्योंकि इसकी चाबी तो किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन फिलहाल ये सब क्या है, कैसे हुआ, इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वहाँ पर चेज भी आ जाता है जिससे वो दोनों बात करने लगती हैं। और यहाँ पर आप नोटिस करना कि सारी चीजें जैसे एबेडॉन होटल के अंदर हुई थी वैसी ही चीजें यहाँ पर भी हो रही थी। खैर अब हम अलीसिया और ब्रेडले से थोड़ा और मार्गो के बारे में जान पाते हैं। तो उसे ये कोल्ड केसेस सॉल्व करने का पैशन असल में उसके बचपन के एक हादसे से मिला था, जिसके अंदर 10 साल की उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ काउंटी फेयर में गई थी, जहाँ पर वो अपनी फैमिली से अलग हो गई और उसे एक आदमी मिला जो कि उसे अपने साथ कहीं पर ले जाने लगा था। लेकिन उसे रियलाइज हो गया था कि ये गलत है, तो वो रोने लग गई और इस तरह से वो बच तो गई थी, लेकिन वो पुलिस को उस आदमी का सही हुलिया नहीं बता पाई थी, जिसके पीछे भी एक काफी बड़ा रीजन था। अब सबसे शॉकिंग बात कि वहाँ से उस दिन और भी बच्चे गायब हुए थे, तो आगे चलकर उसके मन में एक गिल्ट आ गया था कि अगर वो उस आदमी का हुलिया पहचान पाती तो शायद वो पकड़ा जाता और बच्चे बच सकते थे। इसलिए उसके अंदर ये केसेस सॉल्व करने का पैशन डेवलप हुआ और उसने ब्रैडले के साथ मिलकर कॉलेज में वो वेबसाइट बनाई थी। और वो सिर्फ इंटरनेट पर रहकर चीजें सॉल्व नहीं करती थी, बल्कि असल में जगह पर जाया करती, इन्वेस्टिगेशन करती, फोटोज और वीडियोज को भी कलेक्ट किया करती थी। यहाँ पर अलीसिया आर्थर के बारे में भी थोड़ा बताती है कि ऐसा कहा गया था कि उसने अपनी बेटी, बीवी और बेटे को मारा और फिर बेटे पैट्रिक की बॉडी को घर से बाहर कहीं दूर लेकर डंप कर दिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। खैर कहानी वापस मार्गो पर आती है और आज है नाइट 1 कारमाइकल मैनर में, जहाँ पर वो चेज और रेबेका से बात करती है और कारमाइकल केस के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताती है कि पैट्रिक की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बेड पर खून था। तो पुलिस के अकॉर्डिंग आर्थर ने पहले उसे मारा, फिर बाकी 2 लोगों को, और वो स्टेयर से नीचे आया, घर से बाहर चला गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसे खून से लथपथ होना चाहिए था, फिर भी एक भी खून की बूंद कहीं नहीं थी, ना ही घर के अंदर और ना ही घर के बाहर स्नो पर एक भी खून का कतरा नहीं मिला था, जैसे कि वो बिल्कुल साफ हो और हवा में ही गायब हो गया हो। और सबसे बड़ी बात कि वो पैट्रिक की बॉडी को वहां से बाहर कैसे लेकर गया, कहाँ गया, इसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं है। अब वो उन दोनों को बताती है कि उन्हें इस घर में जहां भी जाना है सब जगह कैमरा लेकर ही रखना होगा और सब कुछ रिकॉर्ड करते रहना होगा। इसी बीच उसकी बात रेबेका से होती है, जो कि जॉब पर फोकस करने की बात कह रही थी, और चेज से भी वो थोड़ी बहुत बात करती है, जो कि ये कहता है कि वो अब ठीक है और उस पर नजर रखने की या फिर ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर रात को सभी सो जाते हैं, जहाँ पर मार्गो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि रेबेका रूम में नहीं थी, जो कि उसे बाहर कैमरा के साथ मिलती है। वो कहती है कि उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी थी, जो कि अभी मार्गो को नहीं सुनाई देती। और हेल हाउस सीरीज की ये खासियत है कि ऐसा हर मूवी के अंदर होता रहता था, क्योंकि स्पिरिट्स वगैरह ऐसा करती। खैर इसके बाद में ये लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन रेबेका बेडशीट को चेंज कर रही होती है, जिसके अंदर उसे बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है और शॉकिंगली हम रिकॉर्डिंग में बेड पर खून से लथपथ कैथरीन को देख पाते हैं, जो कि उसे ही देख रही थी। हालांकि फिलहाल रेबेका उसे नहीं देख पाती। अब वो तीनों बात करते हैं और आज मार्गो रेबेका के साथ उसी एंटीक स्टोर में जाने वाली थी, तो चीज मैनर में अकेला ही रहेगा, जिसे मार्गो हर टाइम रिकॉर्डिंग करते रहने के लिए बोलती है। अब हम उसी स्टोरेज रूम को देख पाते हैं, जहाँ पर एक बॉक्स भी था जिसके अंदर क्लाउन स्केच, कॉस्ट्यूम्स और क्लाउन आइटम्स थे, और वो उन्हें देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है और रेबेका उसे वहां से ले जाती है। और इस चीज का एक सॉलिड रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में कि यहाँ पर वो इतनी परेशान क्यों हो रही थी। उन दोनों के जाने के बाद में चेज घर पर अकेला था और उसे किसी चीज की आवाज आती है, तो वो बाहर देखने जाता है, जहाँ पर उसे क्लाउन बॉल फ्लोर पर पड़ी हुई मिलती है। उसे कोई अजीब सी शैडो स्टोरेज रूम में मूव होती हुई दिखाई देती है, जिससे वो परेशान हो जाता है और वहाँ देखने जाता है तो उसे वही 2 मैनेक्विन्स मिलते हैं, लेकिन वो फिलहाल नॉर्मल खड़े थे। इसी बीच मार्गो और रेबेका को दिखाया जाता है, जो कि उसी एंटीक स्टोर में थे, जहाँ उनको एक घड़ी मिलती है, जिसे देखकर रेबेका ये कहती है कि ऐसी ही एक क्लॉक उसके पास थी और इन क्लॉक्स के अंदर सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है। और तभी वो सीक्रेट कंपार्टमेंट को ओपन करती हैं और उसके अंदर कुछ लेटर्स, एक फिल्म रील कैनेस्टर और एक लॉकेट मिलता है, और स्टोर कीपर से छुपाकर वो लोग उसे मैनर में ले जाती हैं। खैर मैनर के अंदर हम चीज को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था और अब उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। वो उसी दिशा में जाकर देखने लगता है तो उसे वॉल की दूसरी तरफ से एक हाथ दिखता है और अब उसे एक मास्क पहनी हुई लड़की दिखती है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन अब तक मार्गो और रेबेका घर आ चुकी थी, जिससे कि वो लड़की गायब हो चुकी थी, यानी कि ये एक स्पिरिट है। अब वो उन दोनों को उस लड़की के बारे में बताता है और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये मेंशन वाकई में हॉन्टेड है। लेकिन मार्गो अब यहाँ से जाने पर मना कर देती है, एज वो जिस चीज के पीछे थी वो सच उनके सामने आने ही वाला था।
और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उसका ऑब्सेशन इतना ज्यादा क्यों है इस मैनर को लेकर, तो उसके बारे में भी असली पत्ते जल्दी खुलेंगे। खैर अब हम फिर से ब्रैडले और एलिसिया को देखते हैं जो कि ये बताते हैं कि मार्गो एक बड़ी सी पजल के पीस को ढूंढ रही थी जो कि दुनिया से अभी तक छुपा रहा था लेकिन उसको मिलने वाला था। तभी एलिसिया उस क्लॉक के बारे में बोलती है कि वो हेल हाउस के टाइम भी थी, इनसोम्निया के टाइम भी वहीं थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और वो बस वेट कर रहा था कि उसे कोई ओपन करे, जो कि 30 साल बाद ओपन हुआ। यानी कि ये सब इंटेंशनली किया गया। ब्रैडली बताता है कि उसने वो रील डेवलप करी थी जिसे ये लगा था कि ये होटल की क्लॉक में मिली होगी तो होटल की ही इनिशियल टाइम की होगी, लेकिन उस रील के अंदर थे कारमाइकल्स जो कि काफी शॉकिंग था। अब ये रील मार्गो ने मेल के जरिए ब्रैडले को भेज दी थी जिसे उसने डेवलप किया। हालांकि जब तक वो देखने लायक हुई मार्गो को मरे हुए काफी दिन हो गए थे। और हर हेल हाउस मूवी के अंदर यही होता है कि एक क्रू होता है जो कि अंदर जाता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता है और फिर उनकी ही टीम का या फिर कोई जानने वाला उसको डेवलप करता है और सारी की सारी कहानी बताता है, जो कि यहाँ पर हमको ब्रैडले और एलिसिया बता रहे थे। अब तभी हम उस रील की रिकॉर्डिंग देख पाते हैं तो ये रिकॉर्डिंग है कैथरीन के कैमरा की, जिसके अंदर उस दिन की रिकॉर्डिंग थी जब मार्गरेट रिहर्सल्स के लिए सिटी जाती है और उसी दिन शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया था उसके भाई के साथ ही और उसकी जान चली गई थी। लेकिन हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि जिस मास्क लड़की को चीज ने मैनर में देखा था उसके जैसी सेम ड्रेस इस रिकॉर्डिंग के अंदर मार्गरेट ने पहन रखी थी और तो और वो मास्क भी सेम था। मींस चीज ने मार्गरेट के गोस्ट को देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि वो यहाँ पर तो मरी ही नहीं थी, उसका एक्सीडेंट तो काफी टाइम पहले हुआ था। यानी कि चीजें यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग थी। वो स्पिरिट्स यहाँ पर थी जिनकी मौत यहाँ पर हुई ही नहीं। तभी हम मार्गो, रेबेका और चेज को देखते हैं जो कि उन लेटर्स को देखते हैं जो कि उस क्लॉक के अंदर से मिले थे और इनमें कहीं जाने, मरने और कहीं से लौट कर आने की बात लिखी थी जो कि उनको समझ में नहीं आती, लेकिन हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं थोड़े बहुत और शायद यहाँ पर लेक ऑफ फायर की बात हो रही है या फिर उस भयानक रिचुअल की जो कि आखिरी मूवीज के अंदर था। अगले सीन में हम रेबेका को देखते हैं जो कि अपने रूम में लैपटॉप पर अपनी बॉस से बात कर रही होती है और उन्हें कुछ हाउस लिस्टिंग्स दिखा रही थी। तो सडनली एक हाउस लिस्टिंग के बीच में हम एबेडॉन होटल की फोटो देखते हैं जो कि वहां से अचानक गायब हो जाती है और जब वो दूसरी लिस्टिंग को चेक करती है तो उसके अंदर इसी घर की फोटोज थी, जिससे कि वो बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि उसने कभी भी ये पिक्चर्स क्लिक ही नहीं करी और अब वो उन पिक्चर्स में खुद को भी देखती है। मींस ये लाइव फोटोज हैं और उनमें उसके पास एक गोस्ट उसे दिखाई देती है जिससे वो बहुत डर जाती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि एबेडॉन होटल खुद को लिस्ट कैसे किया करता था, कैसे वो लोगों को फंसाकर यहाँ पर लेकर आता। लाइक स्पिरिट तो वहां से बाहर जाती ही थी जो कि उनको यहाँ पर आने के लिए मजबूर करती थी या फिर ये कहीं कि लुभाती थी, लेकिन यहाँ पर लिस्टिंग भी होती थी। जिसके बाद वो मार्गो से यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी और चीज तो पहले से ही जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मार्गो अभी भी जाने से मना कर देती है एज जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आई है वो सॉल्व होने ही वाली थी और वो जैसे तैसे उन्हें एक रात और रुकने के लिए मना लेती है। इनफैक्ट हर मूवी के अंदर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर था जो कि ऐसा ही काम किया करता था। खैर अब चीज और रेबेका थोड़ी बहुत बात करते हैं जहां रेबेका काफी डरी हुई थी और चीज उसे हिम्मत देता है। खैर अब ये दोनों मार्गो के पास थे जहां पर उसे बहुत सारी पिक्चर्स भी उस क्लॉक से मिली थी जो कि एबेडॉन होटल की ही थी, लेकिन एक फोटो के अंदर 2 लोग थे उन क्लाउन कॉस्ट्यूम्स में जो कि इस घर के ही स्टोरेज रूम में रखे हुए थे और रेबेका बताती है कि असल में 3 क्लाउन कॉस्ट्यूम ऊपर रखी हैं और इस फोटो के पीछे लिखा हुआ था क्लार्क्सबर्ग फेयर, वेस्ट वर्जीनिया 1975। मींस ये उस टाइम के उस फेयर की फोटो है और ये ड्रेस भी उसी टाइम की थी। और अब मार्गो बोलती है कि उन्होंने एक डायरेक्ट कनेक्शन ढूंढ लिया है एबेडॉन होटल और कारमाइकल मैनर के बीच में। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर भी क्यों वही चीजें हो रही थी जो कि एबेडॉन होटल के अंदर हुई थी। जिसके बाद में रेबेका उन्हें यहाँ से जल्दी निकलने का बोलती है और तभी उन्हें वो कॉल बस सुनाई देता है जिसके बारे में उनको डोनाल्ड ने बताया था, लेकिन वो तो खराब था तो वो चल कैसे गया। और यही तो इस इलाके की और एबेडॉन होटल की खासियत है कि यहाँ पर मरी हुई चीजें भी जिंदा हो जाती हैं। लेकिन वो इन चीजों को भी इग्नोर करके उस रूम में जाते हैं जो कि असल में पैट्रिक के रूम से कॉल था और वहां पर उन्हें एक क्लाउन ड्रेस्ड मैनीक्विन खड़ा मिलता है और यहाँ फिलहाल 2 क्लाउन्स हैं, तो एक को व्हाइट और एक को ब्लैक हम बुलाएंगे। रेबेका अब नीचे थी जिसको ब्लैक क्लाउन दिखाई देता है और वो दोनों क्लाउन्स उनको हॉन्ट कर देते हैं। खुद को संभाल कर वो लोग सोने चले जाते हैं और रात को सडनली मार्गो जागती है जिसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। अब वो आवाजें बंद हो जाती है तो वो सो जाती है। अब अगली सुबह उन दोनों को चेज कहीं गायब मिलता है जो कि उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था और उसका फोन भी यहीं पड़ा हुआ था। वो लोग ये सोचती है कि उसे मेंटल इश्यूज हैं, तो वो पहले भी 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता था
तो शायद से वो अभी भी कहीं चला गया होगा, लेकिन हम असली सच उसके कैमरा की रिकॉर्डिंग के जरिए देख पाते हैं। तो असल में रात को वो भी सेम आवाजों से जागता है, जिसे उसके रूम में व्हाइट क्लाउन दिखाई देता है जो कि अभी मूव भी कर रहा था, और वो उससे बहुत डर जाता है और उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन वो क्लाउन उसका पीछा करता है एंड इवेंचुअली उस पर हमला कर देता है, जिसके साथ ये रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। अब तभी हम कारमाइकल फैमिली की एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैथरीन एक बार पैट्रिक के रूम में आती है, जहां पर उसे वही तीनों क्लाउन कॉस्ट्यूम्स मिलती हैं, और इनमें से एक को हमने हेल हाउस मूवी 1, 2 और 3 में देखा है। अब यहाँ वो बॉक्स भी था जिसके अंदर क्लाउन की आइटम्स थी, और यहाँ पैट्रिक परेशान बैठा था जो कि कहता है कि क्या हो अगर वो मार्गरेट को वापस ले आए, जिस पर कैथरीन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और ये चीज भी काफी अजीब थी। साथ ही साथ वो बहुत ही अजीब हो गया था, कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता और काफी अलग सा हो गया था, और मार्गरेट की वो ड्रेस और मास्क ले आया था जिसके अंदर वो मारी गई थी, यानी कि वो कुछ गलत करने के फिराक में था। खैर अब एक दिन कैथरीन को उसके उस बॉक्स से एक शीट म्यूजिक मिलता है जिससे वो चला देती है, लेकिन असल में ये एंड्रयू टली की कल्ट की सैक्रिफाइस रिचुअल वाली प्रेयर थी। जी हाँ, एंड्रयू टली का नाम फिर से आ गया क्योंकि इसकी सारी जड़ तो वही था। और दोस्तों अब फाइनली हम एंड्रयू टली के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो वो एक काफी रिलीजियस आदमी था जो कि अपने परिवार के साथ अरकानसास नाम की एक जगह पर रहा करता था 1960s में, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी एबिगेल टली की ट्रैजिक डेथ हो जाती है, जिसके बाद चीजें बिगड़ गई और फिर एक अरेस्ट वारंट से बचने के लिए वो भागने लगा और वेस्ट वर्जीनिया पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात मेले में काम करने वाले 2 क्लाउन्स थॉमस रॉलिंस और फ्रेडी पार्किन से होती है, और उन दोनों से मिलकर उसने अपना कल्ट वहीं उसी फेयर से शुरू किया था, यानी कि वही वेस्ट वर्जीनिया वाला। और वो तीनों क्लाउन्स बनकर शुरू में काम करते रहे, तो थर्ड क्लाउन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू टली खुद था। जी हाँ, और इसके बाद में वो एबरडॉन न्यूयॉर्क आए, जहाँ पर उन्होंने होटल बनाया और लोकल्स को काम पर रखा, जिसके अंदर एक था पैट्रिक कारमाइकल। और होटल के साथ क्या हुआ वो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पैट्रिक का क्या रोल था ये मेन चीज थी, यानी कि एबरडॉन होटल यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि एंड्रयू टली और उसके 2 क्लाउन्स थॉमस और फ्रेडी ने ही बनाया था, और इन सब ने मिलकर ही लोगों को काम पर रखा और सैक्रिफाइस के लिए सबको उकसाया। खैर फिर से मार्गो और रेबेका को दिखाया जाता है, जहां रेबेका यहां से जाने की जिद पर अड़ जाती है और मार्गो उसकी बात भी मान जाती है, लेकिन उनकी कार ही शुरू नहीं होती, तो वो लोग पैदल आगे जाने का डिसाइड करती हैं। लेकिन आगे उन्हें अजीब चीजें लाइक सैक्रिफाइस प्लेसेस, सैटेनिक थिंग्स मिलती हैं, और अब उन्हें वही हुडेड पर्सन दिखाई देते हैं जो कि असल में हेल से आते थे, और उनसे डरकर वो दोनों वापस मैनर में आ जाती हैं। यानी कि एंड्रयू टली वाली जो हेल की चीज थी, या फिर ये कहें कि हेल का जो गेट था वो प्रॉपर तरह से बंद नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट मूवी में हमने देखा था कि रसेल विन ने उसको बंद कर दिया था अपनी एंजेलिक पावर से, जो कि मेरे ख्याल से उस चीज को थोड़ा सा अपोज कर देती है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि आखिरी मूवी में यानी कि लेक ऑफ फायर में रसेल विन से लड़ते वक्त एंड्रयू टली ने ये कहा था कि वो उसको नहीं हरा सकता, वो उसको फिलहाल के लिए रोक जरूर सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यही हुआ था, उसकी शक्तियां कम हो गई होंगी, लेकिन और सोल्स लेकर और सैक्रिफाइस लेकर वो फिर से रीबॉर्न हो सकता है और गेट ऑफ फायर फिर से खुल सकता है, जिसको कई लोग लेक ऑफ फायर भी कहते हैं। एनीवेज यहाँ पर अब उनकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और चेज मार्गो को मैसेज करता है, जो कि असल में यहाँ का ईविल उनको कर रहा था, क्योंकि चेज के साथ क्या हुआ हम जानते हैं, वो मारा गया था। और मैसेज में वो उन्हें अपने दोस्तों से मिलाने के लिए बोलता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इसी मैनर की स्पिरिट्स होंगी। और मार्गो वो रूम देखने जाती है तो वहाँ क्लाउन्स उसको हॉन्ट करते हैं और रेबेका को कैथरीन की गोस्ट हॉन्ट करती है, और अब वो दोनों डर कर बाहर जाती हैं तो बाहर वो हुडेड डीमंस उनको मिलते हैं, मीन्स घर के अंदर मौत और बाहर नर्क। तो वो जाएं कहां। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं कारमाइकल फैमिली का, जिससे कि इनकी फैमिली के असली पत्ते खुल जाएंगे। कैथरीन की रिकॉर्डिंग से यहाँ पर पता चलता है कि जिस रात एबरडॉन होटल में एंड्रयू टली और उसके कल्ट के लोगों ने वो सैक्रिफाइस वाला रिचुअल किया था, उस रात जब पैट्रिक घर आया तो बिल्कुल बदल चुका था। कैथरीन उससे पूछती है कि होटल में क्या हुआ, वो कहाँ था, तो वो कहता है कि वो जेल में था क्योंकि उसका किसी से झगड़ा हो गया था और वो लोग मरे नहीं हैं बल्कि दूसरी साइड गए हैं। और ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि एंड्रयू टली के होटल में काम करते हुए वो उसके कल्ट के संपर्क में आया और यहीं से उसने सैटेनिक वर्शिप को चूज किया और मार्गरेट को वापस लाने की कोशिश करी, जो कि वापस भी आ गई थी लेकिन ईविल फॉर्म में, और वो कैथरीन पर हमला कर देती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सेटन ऐसे फ्री में कुछ नहीं देता, तो पैट्रिक ने अपनी सोल का ही सौदा कर दिया था, इसलिए उसका हाथ भी ठीक हो चुका था। अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने अपने हाथ को ठीक कैसे कर लिया और उसकी सोल सेटन की हो गई थी,
तभी हम मार्गो और रेबेका को देखते हैं जिन्हें ये मैनर हॉन्ट कर रहा था और अब उन्हें चेज भी मिल जाता है जिसकी आंखें निकली हुई थी और अब वो क्लाउन्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। और यहीं पर तो रेबेका ने मार्गो के लिए कहा था कि उससे दूर रहो, यानी कि क्लाउन्स को कह रही थी कि उससे दूर रहो, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं बचती। और इसी चीज को ब्रैडले और अलीसिया ने बताया था कि फाइनल कॉल उसकी यही थी। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आखिरी फिल्म में तो एबरडॉन होटल खत्म हो चुका था। तो हुआ क्या? तो असल में एबरडॉन होटल के बेसमेंट में जो हुआ था उसका ईविल पूरे टाउन में फैल चुका था, जहाँ पर ऐसी और भी हॉन्टिंग्स हुई, ऐसे भयानक ईविल इवेंट्स हुए और कारमाइकल मैनर भी उससे दूर न रह पाया। और आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि मार्गो आखिर यहाँ पर रहने के लिए पागल क्यों थी और इस मिसिंग पजल को क्यों ढूंढना चाहती थी। तो इसका रीजन और इसके असली पत्ते यहाँ पर खुलेंगे। असल में हम अब मार्गो की 10 साल की उम्र वाली वही फेयर की फोटो देखते हैं जिसके अंदर वही क्लाउन था जो कि पैट्रिक के रूम में रखे 3 क्लाउन्स में से एक था, और ये कोई और नहीं बल्कि असल में एंड्रयू टली ही था। जी हाँ, जो कि तब 10 साल की मार्गो को जो रिचुअल के लिए उठाना चाहता था, लेकिन वो उसके ट्रैप में नहीं फंसी और दूसरे बच्चे फंस गए थे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि हेल हाउस मूवीज के अंदर एक और बच्चा था जो कि शुरुआत में ही यानी कि छोटी उम्र में एक पियानो की टोन बजा रहा था और कह रहा था कि वो मुझे लेने आएगा, और बड़े होकर वो भी मारा गया था। शायद से वो भी उसी फेयर के अंदर होगा और उसकी नजर एंड्रयू टली पर पड़ गई होगी। देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल तरह से सारे इवेंट्स को जोड़ दिया गया है, और मेरी तो ये पर्सनल फेवरेट मूवी सीरीज है। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि मार्गो का फेट क्या था। आखिरकार उसे उस क्लाउन तक वो ले ही आया, यानी कि वो एंड्रयू टली के पास आ ही गई थी, और पैट्रिक के रूम में वो क्लाउन कॉस्ट्यूम्स थी क्योंकि वो वहां पर काम करता था। तो कुछ जंक एंड्रयू ने उसके घर पर रखने के लिए दिया था जिसके अंदर वो कॉस्ट्यूम्स भी थी। अब हमको यहाँ पर इन क्लाउन्स का पूरा राज पता चल गया। एंड्रयू टली ने कैसे सब कुछ शुरू किया वो पता चल गया। यहाँ पर सारी चीजें कैसे होती थी वो पता चल गई। और आपको ये भी लग रहा होगा कि मूवी खत्म, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम फाइनल रिकॉर्डिंग देखते हैं जहाँ पर पैट्रिक क्लाउन कॉस्ट्यूम में उस बेसमेंट में था जब वो वहां पर रिचुअल हुआ। मीन्स हेल हाउस सीरीज के अंदर हम जिस क्लाउन को देखते आ रहे थे वो असल में पैट्रिक था। यानी कि वो 3 क्लाउन्स तो थे ही, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल क्लाउन्स हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनमें से 2 क्लाउन कोई ना कोई मर गए होंगे जिसकी जगह पैट्रिक ने ले ली होगी। ऑब्वियस सी बात है कि रिचुअल के बाद तो वो तीनों मर गए, यानी कि एंड्रयू टली और उसके साथी जो 2 लोग और थे, लेकिन पैट्रिक उस वक्त जिंदा था जब हेल हाउस के अंदर वो रिचुअल हुआ। तो उसने सबसे पहले अपनी फैमिली को जाकर सेटन के लिए खत्म कर दिया और फिर खुद का भी सैक्रिफाइस दे दिया, एज ईविल हमेशा के लिए एबरडॉन होटल में ही बस चुका था। और यही रीजन था कि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी, ना ही आर्थर की बॉडी मिली, क्योंकि जब यहाँ पर ईविल इन्वॉल्व हो रखा है तो वो कैसे किसी की बॉडी को मिलने देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एबरडॉन होटल है वो टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, वो सारे के सारे वक्त को फिर से मोड़ सकता है। इनफैक्ट हेल हाउस 2 मूवी के अंदर हमने ये देखा था कि 2009 का वहां पर डेट लिखा हुआ था, साथ ही साथ वहां पर रूम नंबर्स भी थे। तो ये होटल वक्त और स्पेस से बिल्कुल परे है, और इसलिए ही एक भी खून की बूंद बाहर नहीं गई, क्योंकि वो किसी और ही डायमेंशन से गुजर कर गया होगा। या फिर ये कहें कि इस एबरडॉन होटल ने और कारमाइकल मैनर ने या फिर इस पूरे इलाके ने सोल्स को अपने अंदर समा लिया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल हाउस LLC ओरिजिन्स द कारमाइकल मैनर। और मैं जानता हूं कि इस मूवी को मुझसे ज्यादा डिटेल में किसी ने भी YouTube पे कवर नहीं किया होगा। मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है, बहुत सारी चीजें नोटिस करी हैं। इनफैक्ट छोटी से छोटी डिटेल आपको यहाँ पर हर मूवी के अंदर मिलेगी। तो आपको अच्छे से अगर इस मूवी को समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 3 पार्ट जाकर देखो और फिर इसको देखना, तब आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस मूवी के अंदर। बाकी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे दी है, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक और मूवी आनी चाहिए जहाँ पर हमको पता चले कि रसेल विन यानी कि एंजल से लड़कर ये एंड्रयू टली बच कैसे गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और मूवी कैसी लगी। और मुझे पता है कि आपकी भी यादें ताज़ा हो गई होंगी कि 3 साल पहले मैंने हेल हाउस की 3 मूवीज को कवर किया था। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए